नमस्कार रापन माटी। आज गोपालगंज जिला के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस 2019 ने गोपालगंज को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। उसमें पूर्ण तोहफों की चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो गोपालगंज जिले में इस 2019 में 3 IAS हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति हैं जिनका उम्र मात्र 22 साल है और देश के इस सबसे बड़ी परीक्षा में 93वां स्थान ला करके उन्होंने एक इतिहास रचा है। मैं नमस्कार करता हूं आपन माटी को, नमस्कार करता हूं गोपालगंज की धरती को। तो मित्रों, आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूं एक ऐसा शानदार जानदार लाजवाब व्यक्तित्व जिनके रग रग से आत्मविश्वास टपकता है करके बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी होगी कि हमारे गोपालगंज से हैं। तो मैं एक बार समस्त गोपालगंज के दर्शकों को, गोपालगंज के मित्रों को नमस्कार करते हुए चलते हैं, कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम गोपालगंज की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है सर। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए धरती को। जाया जाए। तो सर, इसमें मेरा पहला जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि जब आपको पहली बार पता चली कि आप IAS का फाइनल क्वालिफाई कर गए हैं और आप अब IAS बन गए हैं, तो आपको सर क्या महसूस हुआ, कैसी फीलिंग्स आई? देखिए, 29 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू मेरा सबसे लास्ट डे था। जो शेड्यूल चालू हुआ था इंटरव्यू का वो 11 फरवरी से 29 मार्च तक चला था, तो लास्ट डे मेरा था 29 मार्च को, और उसके 7 दिन बाद 5 अप्रैल को रिजल्ट आया। रिजल्ट अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने बोला ठीक है, अपने ही में देखूंगा, पहले टाइम लगेगा। जबकि रिजल्ट दूसरे उसमें ओपन हो चुका था, तो मेरे में जैसे मैंने ओपन किया तो पहले गणेश जी का नाम लिया और रिजल्ट में PDF में प्रदीप सर्च किया कि प्रदीप कहाँ पे आ रहा है। तो पहले रैंक 74 पे एक प्रदीप है, प्रदीप कुमार द्विवेदी। तो मुझे लगा नहीं, ये तो मेरा नहीं है। फिर मैंने सेकंड स्क्रॉल किया तो प्रदीप सिंह आया। मैंने मेंस के रिजल्ट में देखा था कि प्रदीप सिंह नाम के भी 2 कैंडिडेट्स हैं, तो मुझे लगा रोल नंबर कंफर्म करना चाहिए कि रोल नंबर कौन सा है। और जैसे ही आगे देखा 081276 बस फिर मैं मोबाइल फेंक के और 2 बार कंफर्म किया मैंने पहले, ताकि खुशी से पहले कंफर्म कर लूँ कि कंफर्म यही है, उसके बाद घर पे फ़ोन लगाऊँ। तो मोबाइल फेंका मैंने, फिर जिसे कंफर्म हुआ और फिर चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे सारे दोस्त जितने भी थे वहाँ पे सब लोग आ गए, सब लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। फिर पापा मम्मी को फ़ोन लगाया, भैया को फ़ोन लगाया और बड़े पापा को, दादाजी को, सबको फ़ोन लगाया मैंने कि हो गया हो गया हो गया। ये सर आपके माता पिता को क्या प्रतिक्रिया हुई? माता पिता ने क्या प्रतिक्रिया दिया, किस तरह से वो व्यक्त किए प्रतिक्रिया को सर, जरा सा ये बताएं। एक बड़ा कोइंसिडेंस था कि जब रिजल्ट आने वाला था तो मैंने घर पे बता दिया था कि रिजल्ट आने वाला है आज शाम को 6-7 बजे तक। तो उसी टाइम पे मम्मी भी मंदिर चली गई थी, पापा भी मंदिर चले गए थे और भैया भी मंदिर गए थे। तो तीनों लोग मंदिर में ही थे। भैया निकल रहे थे मंदिर से, पापा मंदिर में थे और मम्मी भी हनुमान जी के मंदिर में ही थी। जैसे मैंने फ़ोन लगाया तो पापा अलग, मम्मी अलग, भैया अलग, और तीनों की प्रतिक्रिया ऐसी कि पापा ने कंफर्म किया बार बार कि क्या, फिर से बताओ कौन सी रैंक। मैं 2-3 बार बताया कि 93 रैंक। फिर मम्मी तो फूले नहीं समारी। सर, आपको ऐसा लगता था क्या कि आप टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे, 93वां रैंक आ जाएगा? तो कोई सोच के नहीं रखता, क्योंकि 759 सीट्स थी, 782 सीट्स थी, तो उसमें ये तो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी रैंक आएगी। हाँ, इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि माय नेम वुड बी इन द लिस्ट। सर, आखिर आपके मन में IAS बनने का ख्याल क्यों आया? बचपन से ही मेरी परवरिश ऐसी हुई है और ऐसा ही बैकग्राउंड है हमारे पूरा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसको माना जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा चेंज लाया जा सकता है, और जहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर उस पोस्ट पे जाता है तो वहाँ से पूरे सोसाइटी के लिए वो सोर्स ऑफ चेंज बन सकता है जी। तो ये बचपन से माइंड में था और माता पिता की भी और दादाजी की भी इच्छा थी कि मैं ये करूँ। सर, इस यात्रा में, यह एक लंबी यात्रा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोगों ने भी सुना है कि IAS की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी। सर, आपने किस तरह से उन परेशानियों का सामना किया और कौन कौन सी विशेष दिक्कतें आपके सामने आई? परेशानियाँ तो बहुत थी, लेकिन परेशानियों को अगर कोई झेल नहीं पाए तो फिर सक्सेस तो मिलना ही नहीं है। सर, जब भी नेगेटिविटी आती थी आपके अंदर, जैसे कि अक्सर आना स्वाभाविक है, चूंकि आपने बहुत पहले ही इसको बीट कर लिया है, तो हो सकता है ज़्यादा नेगेटिविटी से सामना नहीं हुआ हो, फिर भी नेगेटिविटी आती है, उस दौरान आप क्या करते हैं? नेगेटिविटी तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि आफ्टर टाइम ऑफ प्रिपरेशन यू थिंक दैट वेदर आई वुड बी एबल टू डू इट और नॉट। तो ये सब मन में आता है कि यार होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैं मंदिर जाता था, मतलब हनुमान जी का मंदिर जहाँ भी होता था पास में, या शिव जी का, तो वहाँ जाके बैठता था और हनुमान चालीसा पढ़ता था या फिर कुछ भी करता था, और जाके बस वहाँ बैठ जाता था, ताकि ये मेरा हमेशा से रूटीन रहा है कि मंगलवार को मैं जाता ही हूँ मंदिर। सर, IAS बनने के लिए सूत्र क्या है? कौन से वो 2-3 बातें हैं जिनको कोई फॉलो करे तो अपनी ज़िंदगी में IAS की परीक्षा पास कर जाएगा?
नहीं, IAS की परीक्षा नहीं, कोई भी जीवन की परीक्षा हो। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मतलब मैं एडवाइस नहीं दे सकता कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उम्र तो मेरी 22 साल ही है, तो मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं जितना इतनी उम्र में सीखा है उतना यही है कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कि अगर मैं कोई चीज़ ठान लूँ तो उस करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ने का मादा होना चाहिए अंदर। कॉन्फिडेंस सर कैसे आता है? अपने आप से। अगर कॉन्फिडेंस बाहर से लेने जाएंगे कि दूसरों को देख के अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है तो वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करता है। कॉन्फिडेंस सर मतलब मूलभूत चीज़ है जो कि आदमी को सफलता दिलाता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो कोई काम भी करना जाएंगे तो वो काम सफल नहीं होगा कभी। सर सुना है कि IAS के परीक्षा में बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ये मैं सही नहीं मानता। कि अगर संसाधन आजकल इतने हो गया है, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है और गूगल है, यूट्यूब है, वीडियोज़ इतने सारे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उससे भी तैयारी हो सकती है। लेकिन उसमें यह है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर डाइवर्ट नहीं होता है तो सेल्फ प्रिपरेशन हो सकती है। अदरवाइज़ थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि वो डाइवर्ट ना हो स्टूडेंट। तो पैसा खर्च करना ऐसा कोई नीड नहीं है, घर से भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस और सेल्फ वो होना चाहिए कि हाँ मैं ये तैयारी कर लूँगा। सर इसके लिए कोचिंग का क्या मूल्य है? कोचिंग मुझे नहीं लगा, मैं जब कोचिंग गया तो मुझे लगा कि कोचिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि कोचिंग की स्पीड थोड़ी लो होती है और उस स्पीड में पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे लगता था कि घर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं हम। तो कोचिंग करना ना करना कोई ज़रूरी नहीं है UPSC के लिए। वहाँ से बस गाइडेंस मिलता है, कंपटीशन कितना है वो एक्सपोज हो जाता है, बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाती है और सीनियर फैकल्टीज़ का एक मेंटरशिप मिलती है। अदरवाइज़ कोचिंग के एज सच कोई नेसेसिटी नहीं है। सर इस परीक्षा की तैयारी के लिए किस उम्र से आरंभ कर देनी चाहिए तैयारी, ताकि आदमी प्रॉपर वे में चल सके और सफलता पा सके? मैंने ऐसे बचपन से ये सोच के तो नहीं कि पढ़ा था कि हाँ इसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पर हाँ बचपन से ओरिएंटेशन उसी सब्जेक्ट से, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा रुचि थी बचपन से ही। हिस्ट्री, पॉलिटी और ये पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता था। तो तैयारी मेरे ख्याल से जब जागो तभी सवेरा। तो जब किसी को लगे कि हाँ मैं इस बात की तैयारी करना चाहता हूँ UPSC की, तो तभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कह रहा था कि इसमें कई विषय होते हैं, सामान्य अध्ययन होता है और भी कुछ स्पेशल विषय भी चुनने होते हैं, तो विषयों का चुनाव करने के लिए बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब एक ऑप्शनल होता है मेंस के पेपर में, बाकी सारे पेपर्स तो कंपलसरी होते हैं। तो मेंस के पेपर में मेरा सोशियोलॉजी था और बाकी लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को ये चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, उससे पहले सिलेबस देखें उस सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर पेपर, फिर रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसका, मतलब वो डोमिनेंट है कि नहीं, या फिर मार्क्स का पैटर्न कैसा है। जैसे मैथमेटिक्स है तो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं अगर इफ़ एनीवन इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। और उसके बाद ये भी देखें कि आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सही है कि बिना पढ़े वो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा तो होता है, माइंड में इंट्यूशन होता है कि हाँ ये पेपर मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन एटलीस्ट। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर एक अंग्रेजी का भूत है जो कि हमारे बिहार में बहुत तगड़ा है, लगभग सारे विद्यार्थियों को अंग्रेजी का भूत पकड़ लेता है। IAS के एग्जाम निकालने के लिए सर अंग्रेजी का क्या महत्व है और क्या इसका जरूरी है कि अंग्रेजी जो जानेगा वही IAS निकालेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है। अदरवाइज़ मेरा भी मीडियम इंग्लिश ही था, और पर मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि इंग्लिश मीडियम होना ही कंपलसरी है। हिंदी मीडियम से भी स्टूडेंट्स निकालते हैं परीक्षा, थोड़ा रेशो कम हो गया है क्योंकि इंग्लिश मीडियम की तरफ लोगों का झुकाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, पर हिंदी मीडियम से ही बच्चे क्लियर कर रहे हैं और हो सकता है क्लियर। बस उसमें यह है कि हिंदी में थोड़ी प्रॉपर हिंदी होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम के थोड़े रिसोर्सेज कम हैं, वो अगर थोड़े और अच्छे अवेलेबल हो जाएँ और स्टूडेंट्स थोड़े अच्छे से और पढ़ाई करें तो हिंदी मीडियम से भी आराम से क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। मतलब मीडियम उतना मायने नहीं रखता? नहीं, उतना मायने नहीं रखता। आजकल का सोसाइटी का ऐसा पैटर्न हो गया है कि इंग्लिश थोड़ा डोमिनेंट हो गया है हिंदी के ऊपर, पर मेरे ख्याल से वो सही चीज़ नहीं है। सारी लैंग्वेजेस को बराबर तवज्जो मिलनी चाहिए। सर आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, इस सफलता का श्रेय आप दरअसल किसे देना चाहेंगे? 4 लोगों को जी, मम्मी, पापा, भैया और दादाजी। उनके बारे में सर कुछ पता है? तब मेरे दादाजी ने पापा से भी यही बोला कि जितना हो सके इनको पढ़ाना और इनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। तो पापा ने उनकी बात का अनुसरण किया और दादाजी की बात हमेशा से माइंड में थी कि कुछ करना है और दादाजी का सपना पूरा करना है, तो उनको ही सारा श्रेय जाता है एक्चुअली, क्योंकि उन्हीं से फिर पापा भी है, मम्मी भी है और भैया भी है, तो सारा श्रेय दादाजी को जाता है। सर ये एक माता पिता और परिवार की क्या भूमिका होती है किसी को आगे बढ़ाने में और अपने सफलता में?
माता पिता एक टॉर्च बीरर का काम करते जी। हैं, वो दिशा दिखाते हैं कि इस दिशा में स्टूडेंट जाएगा। ये नहीं कि माता पिता ये बताएं कि डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये IAS बनेगा, पर बचपन से उसका मार्ग जरूर प्रशस्त करते हैं माता पिता जो, क्योंकि माता पिता के ही गाइडेंस में बच्चे की परवरिश होती है, नरिशमेंट होती है, वो बड़ा होता है, और जैसे संस्कार वो लोग देते हैं वैसे ही संस्कार से वो बड़ा होगा। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो माता पिता की बात मानेगा और उनके कहे बिना कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता हमेशा बच्चे का भला ही चाहते हैं। तो ये ज़रूरी बात है कि आजकल थोड़ा परिवेश ऐसा हो गया है कि कुछ चीज़ें थोपी जा रही हैं स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, कि माता पिता प्रेशर क्रिएट करके करते हैं कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। सारे घरों में ऐसा नहीं होता, पर आमतौर पर ऐसा देखा जा रहा है। तो ये थोड़ा चलन गलत है। माता पिता को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए स्टूडेंट्स को, इतना ही फ्री हैंड नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, क्योंकि बच्चों में